हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन्स। दिस इज वन ऑफ द हेड इन विच इनकम इज कैलकुलेटेड। तो पहले हम जो है इसमें कुछ डेफिनेशन समझेंगे एंड देन जो है इसमें प्रोविजंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो कैपिटल गेन कब अराइज होता है, हम कब कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर एंड देयर इज अ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर मीन्स shifting of ownership from one person to another. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर। और कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by SSE whether or not connected with business or profession. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी जो एसएससी के पास है, जिसको एसएससी होल्ड करता है। मतलब इसमें तो सब कुछ आ गया, होम, कार, ज्वेलरी, एंटीक्स, बॉन्ड्स, लैंड और भी वट एवर इट इज। मतलब जो भी कैपिटल, जो भी प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हो उसे बोलेंगे कैपिटल एसेट। सिक्योरिटीज, shares, these are also capital assets. तो फर्स्ट तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सेकेंड और क्या आ सकता है कैपिटल एसेट में? जो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं उसको भी बोलेंगे कैपिटल एसेट। ठीक है। और क्या आ सकता है? और यूलिप्स। यूलिप्स क्या होती है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। जिसको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है किसमें? 1010D में। तो 1010D में एग्जेम्पशन किसे मिलता है? LIC को मिलता है। LIC की जो पॉलिसीज होती हैं जब वो मैच्योर होती हैं तो उनको पूरी मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट होता है पूरी तरह से। बट यूलिप्स जिनको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता है उनको बोला जाता है कैपिटल असेट्स। ठीक है। तो अब जो है आपकी कैपिटल असेट्स में क्या नहीं आता है? एज पर द डेफिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सब कुछ ही आ गया इसमें। तो आपकी शॉप भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया ना। इसमें आपकी शॉप पे रखा जो स्टॉक है वो भी आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इनफैक्ट अगर घर में एक पेंसिल भी रखी है तो वो भी आ गई, सब कुछ ही आ गया ना इसमें। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल असेट में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, FIIs जो आपके फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं
वो जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं वो भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आता है। और जो यूलिप्स जिसमें एग्जेम्पशन 10 सबसेक्शन 10D की नहीं मिलती है वो भी आ जाती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी डेफिनेशन है, सब कुछ आ सकता है इसमें तो। बट आपको लगता है कि ये जो शॉप पे रखा जो सामान है, जो स्टॉक है, उसके ऊपर जो है कैपिटल असेट, उसे कैपिटल असेट मानना चाहिए। मतलब वो बिकेगा, वो सोल्ड आउट होगा, तो उस पर हम कैपिटल गेन लेंगे या फिर बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। भाई आप अगर किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, वो स्टॉक अगर आपका सोल्ड आउट हो रहा है, तो आप उसे कैपिटल गेन मानेंगे या फिर बिजनेस प्रॉफिट मानेंगे? ऑब्वियसली बिजनेस प्रॉफिट होगा ना वो तो कैपिटल गेन क्या हुआ? आपके पास जो भी कैपिटल असेट है उसका जब सोल्ड ऑफ होता है तब कैपिटल गेन होता है। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो फिर ये स्टॉक का क्या करेंगे? इसको फिर अगर हम बिजनेस प्रॉफिट मानेंगे तो फिर ये कैपिटल असेट में तो बोल दिया ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ऑफ एनी काइंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया ना, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने, इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, जब उसने सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की डेफिनेशन लिखी तो उसने पहले क्या कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उसमें इसने पहले सब कुछ भर दिया। ठीक है, आपका लैंड, ज्वेलरी, बॉन्ड, शॉप, फ्लैट, हाउस, बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, एफडीज, आपकी LIC, यूलिप ना, सब कुछ भर दिया। फिर ये एक्सेप्शन के साथ में आया। किसके साथ में आया? एक्सेप्शन। इसने बोला अभी ना कुछ एक्सेप्शंस डालते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि कौन से वाले इनमें से असेट जो है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का नहीं बोला जाएगा। ठीक है, असेट आ गए, है ना, इसको हम रेड से लिखेंगे एक्सेप्शंस को। ठीक है, एक्सेप्शन में सबसे पहले कौन सा आया? स्टॉक इन ट्रेड। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला स्टॉक इन ट्रेड, कहाँ गया स्टॉक इन ट्रेड? हमने इसमें लिखा ही नहीं है, शिट, इसमें भी इधर भी लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये स्टॉक इन ट्रेड जो है इधर से उठ के बाहर निकल आया। स्टॉक इन ट्रेड जो है कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। सेट नो, क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का जो भी आपका जो है स्टॉक सोल्ड ऑफ होगा वो क्या बनेगा? वो आपका प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बनेगा, है ना। ठीक है, आगे समझ में ये तो। और क्या चीज होगी जो नहीं आएगी इसमें? इसमें नहीं आएगा पर्सनल इफेक्ट का सामान। दैट इज टू से काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, like wearing apparels, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का ना ये तो इसमें तो आपके शूज भी आ जाएंगे, आपके क्लोथ्स भी आ जाएंगे, आपके फर्नीचर भी आ जाएगा, आपके घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन से लेके वाईफाई के मॉडर्न फ्रिज, इलेक्ट्रिकल्स भी आ जाएगा, आपकी कार भी आ जाएगी, है ना, आपके घर पे लगा हुआ फैन, गीजर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ ही आ गया। तो इसमें पहले तो इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड निकाला, फिर इन्होंने क्या बोला?
मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक वेयरिंग अपीयरेंस, ये निकल गया। लाइक फर्नीचर, फर्नीचर निकल गया। मूविंग अपीयरेंस, जो मूव हो सकता है। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होता है, फ्रिज भी यूज होता है, फैन भी यूज होता है, गीजर भी यूज होता है। पर्सनल यूज के लिए ये तो सामान, इनफैक्ट आपकी जो ज्वेलरी है वो भी तो पर्सनल यूज के लिए आती है, बट ज्वेलरी पर्सनल यूज के लिए नहीं आएगी। ज्वेलरी तो आपका एक असेट हुआ ना, काइंड ऑफ असेट हुआ ये तो। नहीं, आपने बोला मूवेबल है इसकी वजह से, ज्वेलरी मूवेबल है बट दैट हैज अ वैल्यू। तो इन्होंने पहले तो पर्सनल इफेक्ट बोल दिया, पर्सनल इफेक्ट के लिए सब कुछ, तो लोगों ने बोला ज्वेलरी भी आएगी, ज्वेलरी भी आएगी, नहीं 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 बाहुबली ज्वेलरी भी आएगी। तब इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन बोलता है नहीं नहीं ज्वेलरी नहीं आएगी, कुछ भी बोलोगे तुम लोग। हाँ, मतलब ज्वेलरी भर भर के रख लेंगे एंड बोलेंगे भाई ये तो हमारा पर्सनल यूज का सामान है, तो इसके ऊपर तो हमें कुछ टैक्स पे नहीं करना है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ने बोला रुको, मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें आपकी पर्सनल यूज के लिए नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, अब इसमें भी जो है इन्होंने बोल दिया एक्सक्लूजन आएगा एक। क्या आएगा? एक्सक्लूजन। पहले तो पर्सनल इफेक्ट बोल दिया, पर्सनल इफेक्ट में सारी मूविंग प्रॉपर्टी बोल दी, अब ज्वेलरी तो मूवेबल है, तो इसमें उन्होंने बोला कि ना, अब उसमें हम एक्सक्लूजन बताएंगे कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड कर दो, जो मूवेबल तो है बट वो कैपिटल असेट मानी जाएंगी। ठीक है ना? एक्सक्लूजन मीन्स द फॉलोइंग would be considered as capital asset. Being movable will not affect। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें इसमें आ गई? आपकी 7 चीजें। कौन सी? 7 चीजें। ज्वेलरी, ज्वेलरी एक्सपेंसिव होती है तो ज्वेलरी, और फिर ज्वेलरी से यहाँ पे टैक्स को जो है लोग इवेड कर सकते हैं, उनकी जो भी सेविंग होंगी वो ये बोल सकते हैं कि हमने तो ज्वेलरी तो पर्सनल इफेक्ट के लिए ली है, तो यहाँ जहाँ से टैक्स इवेजन ना हो, जहाँ से टैक्स का प्लानिंग ना हो पाए, उस चीज को इन्होंने एक्सक्लूड किया है और उसको ये बोला है ये कैपिटल असेट मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आपके पास कुछ एंटीक है, सीए मतलब कैपिटल एसेट, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट मत लिख के बैठ जाना। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है आपके पास, उसकी वैल्यू होती है दैट इज सोल्ड इन करोड्स, तो ये चीज जो है कैपिटल एसेट मानी जाएगी। आपके पास ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, these are even known as capital asset। yes, आपके पास स्कल्पचर्स हैं, this would also known as capital asset। या any work of art would be considered as capital asset। अच्छा, ज्वेलरी में ना एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी का आप जो है ज्वेलर है, तो ये स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएगा, दिस वुड कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। और एक चीज और, सपोज करो आपके पास आपकी पर्सनल ज्वेलरी है, ठीक है, पर्सनल ज्वेलरी है,
आपको ना बिजनेस करना है, समझ नहीं आ रहा किस चीज का बिजनेस करना है। आपने क्या किया ना, ये पर्सनल ज्वेलरी को लिया एंड इसकी जो है शॉप खोल के बैठ गए एंड स्टार्टेड सेलिंग पर्सनल ज्वेलरी। तो द डे यू ट्रांसफर दिस, ये जो ट्रांसफर हुआ ना जिस डेट पे, उधर जो है हम कैपिटल ट्रांसफर मान लेंगे एंड कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। और जब ये ज्वेलरी आपकी सोल्ड ऑफ होगी तो इस पे हम निकालेंगे बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज ये जो ज्वेलरी है ये इधर से स्टॉक इन ट्रेड मानी जाएगी, इट वुडंट बी एनी पर्सनल एसेट। ओके, तो हमने अभी तक कौन कौन सी चीज पढ़ी? दो चीजें पढ़ी हैं, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूजन है, और पर्सनल इफेक्ट की जो भी एसेट है दैट इज एक्सक्लूजन ना। एंड इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? इसके एक्सेप्शन है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, आगे और क्या आपके एक्सक्लूजन है? रूरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। याद है हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे इनकम एग्जेम्प्ट अंडर एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तब हमने एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, किस किस को याद है? याद है किसी को? जब हम एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। कौन सी वाली? ये वाली। ऐसे हमने उसमें सर्कल्स बनाए थे, फिर ऐसे एक सर्कल बनाया था। कुछ कुछ लोगों को याद आ गया होगा, कुछ कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये तो ड्राइंग ही कर दी रहती है। म्युनिसिपैलिटी एरिया अगर 2 किलोमीटर्स की रेडियस में है ना, आपका जो फार्म लैंड है, आपका जो लैंड है वो म्युनिसिपैलिटी एरिया के 2 किलोमीटर्स की रेडियस में आता है और पॉपुलेशन 10,000 से कम की है तो उसे माना जाएगा एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, 2 किलोमीटर्स की रेडियस। अगर ये रेडियस 2 किलोमीटर से ऊपर की है बट इज लेस देन 6 किलोमीटर्स और आपका जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है तो इट वुड बी डिफाइंड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। द सेम वाज इफ इट्स greater than 6 kilometers but less than 8 kilometers and your population is less than 10 lakhs तो उसे माना जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एंड इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन होगी तो उसे माना जाएगा, अगर एग्रीकल्चर लैंड है भी तो उसे माना जाएगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एंड इसके सोल्ड ऑफ होने पे लगेगा कैपिटल गेन। और जो एग्रीकल्चर लैंड होगी, समझ रहे हो आप, ये जो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आएगी उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, नो कैपिटल गेन्स। उसके अलावा क्या क्या एक्सक्लूड होगा डेफिनेशन से?
सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल असेट की डेफिनेशन से और क्या क्या एक्सक्लूड होगा। आपके स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, कौन कौन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, टाइम टाइम पे इशू करते रहते सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या क्या आएगा, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, के 1991 के, और क्या एक्सक्लूड होगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, तो ऐसे करके ये 6 चीजें हैं जो आपकी कैपिटल असेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है ना। और 6 चीजें ऐसी भी हैं जो इंक्लूडेड हैं इवन इफ इट्स इन योर पर्सनल इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे तो हमने पहले डेफिनेशन समझी कि कैपिटल असेट होता क्या है, और इनके ट्रांसफर पे व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड ना, तब आता है कैपिटल गेन। पता है कैपिटल लॉस भी हो सकता है, वो तो जब हम सीखेंगे तब हमें पता चलेगा अबाउट द कैलकुलेशंस एंड प्रोविजंस। तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कुछ भी हो सकता है उस केस में, ठीक है। मूविंग अहेड, व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हमने अभी तक जितने भी असेट्स पढ़े, जितने भी असेट्स के बारे में समझा, व्हाट आर कैपिटल असेट्स, हमने बोला सिक्योरिटीज भी होते हैं, उसमें आपकी यूनिट्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, एफडी भी होती है ना, लैंड भी आती है, बिल्डिंग भी आती है, आपकी ज्वेलरी भी आती है ना, आपका ज्वेलरी भी आती है, हाँ आपकी ज्वेलरी भी आती है, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, ये सब चीजें आती हैं। तो अब इनको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में कैसे डिवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मतलब, शॉर्ट टर्म मतलब जो थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, लॉन्ग टर्म मतलब जो ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, मतलब बाय टर्म्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। बट हाउ डू इनकम टैक्स एक्ट, हाउ डज इनकम टैक्स डिफाइन इट, इनकम टैक्स डेफिनेशन, इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाउ डू यू डिवाइड अ असेट इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। यहाँ पे पहले हम वो चीज समझेंगे, बिकॉज इसको ये क्यों चाहिए, बिकॉज बोथ हैज डिफरेंट रेट्स, ठीक है। दोनों का कंसेप्चुअली दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। इफ एन असेट इज डिफाइंड एज शॉर्ट टर्म तो उसकी कैलकुलेशन का पैटर्न अलग है, एंड इफ अ असेट इज डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म उसका कैलकुलेशन का पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 2 हैं, बीएसई एंड एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनमें जो भी एसेट्स लिस्टेड हैं, जो भी आपकी शेयर्स सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, अगर वो आपके पास 12 मंथ्स या उससे कम पे आपने होल्ड कर रखा है तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। एंड अगर आपने इन्हीं सिक्योरिटीज को मोर देन 12 मंथ्स होल्ड कर रखा है तो इनको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये कौन से, देखिए म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड ये ना ओरिएंटेड होते हैं कि उसमें पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया है, होता है इक्विटी ओरिएंटेड, एक होते हैं डेट ओरिएंटेड, एक हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड मतलब इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। फिर होता है ईएलएसएस, ईएलएसएस इज टैक्स सेवर। तो इसमें से जो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है ना, यूनिट्स, वो भी जो है आपकी इसी डेफिनेशन में आते हैं। इफ यू आर होल्डिंग देम फॉर लेस देन 12 मंथ्स, दीज यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाली जो यूनिट्स, इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, दे वुड बी सेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट
and if you are holding them for more than 12 months they would be termed as long term capital asset. और आपके जो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं वो भी इसी डेफिनेशन में आएंगे. So there are three things. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इस वाली डेफिनेशन में आपकी तीन चीजें हैं. एक तो आपकी सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना. इफ यू आर होल्डिंग देम फॉर लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम इफ यू आर होल्डिंग इट और टिल 12 मंथ्स, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड इफ यू आर होल्डिंग दीज यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स या फिर शेयर्स जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, इफ यू आर होल्डिंग देम फॉर मोर देन 12 मंथ्स देन दे वुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इसके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा किसको हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में डिफाइन करना है, किसको हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में डालना है, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. दिस इज एन इजी पार्ट. अभी आप स्टार्टिंग पे हो इसलिए आपको लग रहा है कि हो ये क्या है. इट इज वेरी इजी, ठीक है. चलो जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी. इधर समझ में आना चाहिए वैसे आपको. अच्छा, कुछ शेयर्स होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं. जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं ना, या फिर जो आपकी लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, क्या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, इन दोनों एसेट्स को इफ यू आर होल्डिंग फॉर 24 मंथ्स और लेस, तो ये आ जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. एंड इफ यू आर होल्डिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स देन दे वुड बी नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. फिर से, जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं या फिर लैंड या बिल्डिंग है, ठीक है, जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लैंड और बिल्डिंग है, ये दोनों के लिए if you are holding these two things and if you have hold for 24 months या फिर उससे लेस, या फिर एक साल में आपने उसे बेच दिया, तो उसे माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. तो जो आपका जो गेन कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 24 मंथ्स तो उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. मतलब 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग या अनलिस्टेड शेयर सेल कर रहे हो तो जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आप करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड. मैंने आपको बताया था ना म्यूचुअल फंड, इनमें जो है इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, डेट ओरिएंटेड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं और ईएलएसएस होते हैं. तो ये जो डेट ओरिएंटेड है ना, डेट ओरिएंटेड या फिर अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब देखो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसमें बॉन्ड्स भी आ जाते हैं ना. तो ये जो आपकी अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं वो तो इधर आ गए, लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है आपकी, जो शेयर्स के अलावा अदर देन शेयर्स या फिर एनी अदर कैपिटल एसेट जो ऊपर डिफाइंड नहीं है, वो कोई भी कैपिटल एसेट. अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपकी ज्वेलरी आ जाएगी, इसमें आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी, इसमें आपकी स्कल्पचर्स आ जाएंगी, इसमें आपकी पेंटिंग्स आ जाएगी, इसमें आपके एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट आ जाएगा, है ना. या फिर जो भी इधर ऊपर डिफाइंड नहीं है, जैसे कि इधर ये हाइब्रिड वाला आ जाएगा, ये ना. और भी कोई एसेट अगर आपको दिखता है कि हाँ ये ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो वो उन सारों के लिए इफ द पीरियड इज लेस देन 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के अंदर आप उसे अगर बेच रहे हो, उसे सेल ऑफ कर रहे हो, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. उसमें आप निकालोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस. और इफ यू हैव होल्ड इट फॉर मोर देन 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के ऊपर आपने उसे होल्ड किया है एंड देन यू आर सेलिंग इट ऑफ, देन you will calculate short-term capital gain. That asset would be known as short-term capital asset. That asset would be known as long-term capital asset. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में समझ में आया कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म किस तरीके से डिफाइन करते हैं. ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा.
बिकॉज जहां क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इज इट अ एसेट। अगर वो एसेट है तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है, और ये इनमें से किस वाले में जाएगा। ये सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज है तो क्या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, अगर नहीं है तो तुरंत वो अनलिस्टेड पे आ जाएगी, और अगर वो लिस्टेड है तो ये जो है 12 मंथ्स वाला लग जाएगा। अगर यूनिट है तो वो इक्विटी है कि डेट है, इक्विटी है तो 12 मंथ्स का लगेगा, डेट है 36 मंथ्स का लगेगा। अनलिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड सिक्योरिटी है। तो ऐसे करके व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चंस, व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड इट एंड दिस वुड गेट बाय हार्ट। ठीक है,